जैसे मेरा है 2017-18 में नहीं हुआ, 19 में हो गया, ऐसे ही करके आपका एक बार नहीं होगा, 2 बार नहीं होगा, कभी न कभी तो हो ही जाएगा। परसिवरेंस, हार्ड वर्क इन सब चीज़ों को लगातार लगे रहना चाहिए कि एक रैट रेस में नहीं लगे रहना चाहिए कि जैसे बहुत सारे लोग हैं, एक बार सेलेक्ट हो गए, दूसरे ज़ोन में गए, दूसरी पोस्ट पर गए, तो एक बार एग्ज़ाम पास कर लिया तो जीएसटी इंस्पेक्टर ले लिया, फिर प्रिवेंटिव ऑफिसर ले लिया, फिर कहीं सीएसएस में चले गए, तो ऐसे इस तरीके से सीट भी वेस्ट होगी, किसी और का हक भी जाएगा। तो इन सब चीज़ों के पीछे मत पड़िए कि मुझे दिखाना है कि मैंने इतनी बार सिलेक्शन ले लिया। सो हेलो एवरीवन, आज है हमारे साथ प्रिंस तिवारी जी, इंस्पेक्टर तिवारी। इनका यूट्यूब चैनल भी है, आप चाहें तो चेक कर सकते हैं। एंड टाइटल में भी आपको दिख रहा होगा इनका नाम, एंड लिंक भी है वो इनके चैनल के लिए। सो ये एमटीएस 2019 से एमटीएस हैं, इनकम टैक्स लखनऊ में। एंड अभी ये जीएसटी इंस्पेक्टर बने हैं। आज ही इनका ज्वाइनिंग लेटर मिला है इनको। पीएम मोदी जी ने जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एंड वो जो पूरा सिस्टम हुआ है, उसमें लगभग 75,000 नई जॉब मिले हैं, मतलब नई ज्वाइनिंग लेटर दिए गए हैं। एंड उनमें से ही ये एक है। इनका सिलेक्शन हुआ है सीजीएल 2019 से जीएसटी इंस्पेक्टर पे। भोपाल इन्होंने जोन चूज किया, जो सीसी है इनका। एंड वहीं पे इनकी आगे ज्वाइनिंग होने वाली है। तो सबसे पहले ढेर सारी शुभकामनाएं प्रिंस तिवारी जी। एंड हम बहुत खुश धन्यवाद हैं जी, आपके लिए। जो आपकी मेहनत है वो शुक्रिया। सक्सेसफुल रही है। एंड आपने जितनी मेहनत की है, एमटीएस पहले आपने ज्वाइन किया, देन आपने उसमें काम किया, एंड काम करते हुए आगे पढ़ भी रहे हैं, आई एम श्योर अबाउट दैट। एंड 2019 में आपने काफी वेट भी किया हुआ, काफी इश्यूज हुए थे 2019 में, हम सभी जानते हैं। तो फिर से एक बार ढेर सारी शुभकामनाएं आपको। धन्यवाद दोबारा। वैसे आज बहुत खुशी का दिन है। आज 22 अक्टूबर का जैसे आप लोग देख रहे होंगे कि प्रोग्राम नहीं चल रहा था। अभी प्रोग्राम खत्म हुआ और रिजल्ट तब तक 10-15 मिनट बाद हम लोगों का लेटर आ गया। तो वो लोग बिल्कुल सेट किए रखे थे, पूरा पीडीएफ बनाए रखे थे कि बस जैसे प्रोग्राम होगा तुरंत भेज देंगे। बस प्रोग्राम का ही बस देरी थी उसी की। तो जी काफ़ी जी। महसूस हो रहा है अच्छा। और मैंने तो अभी पीडीएफ और मैंने जॉइनिंग लेटर आने के पहले ही अपना रिजाइनेशन का बना लिया था, पूरा लेटर बना लिया था और मैंने उसको लेटर को जो भी उसमें डेट या फाइल नंबर चेंज करनी थी वो फाइल नंबर चेंज करके और मैंने मेल भी कर दिया है। तो अब हम बिल्कुल रिलीव्ड बैठे हैं शांति से। जी जी जी। बस तो जैसा कि हमारे व्यूअर्स देख रहे हैं, एंड हमने जो कम्युनिटी पोस्ट किया था उसमें उनसे कहा भी था कि आप कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं जो प्रिंस जी से पूछना चाहेंगे, जो कि आगे आपके काम आ सके। या अभी एमटीएस 2020 का रिसेंटली रिजल्ट आया, आपको भी पता होगा। तो उनके भी काफी क्वेश्चंस हैं रिगार्डिंग एमटीएस जॉब प्रोफाइल एंड फर्दर प्रोसेस क्या होने वाला है। तो सबसे पहले तो हम आपसे यही पूछेंगे कि आपने अपनी स्कूलिंग कहाँ से की है, एंड देन आगे क्वेश्चन प्रोसीड करेंगे। ठीक है, स्कूलिंग ठीक कहाँ है। से किया आपने, एंड जो मीडियम वगैरह था वो क्या था आपका, एंड क्वालिफिकेशंस ठीक क्या ठीक है आपकी। सारी देखिए, हम रहने वाले हैं यूपी के सीतापुर जिला एक पड़ता है, वहाँ एक छोटा सा शहर है सिधौली। तो वैसे तो मैं गांव का रहने वाला हूँ, तो मैंने अपना कक्षा 3 तक वहाँ पढ़ाई किया था और फिर कक्षा 3 के बाद में फिर हमारा यहाँ हो गया था एडमिशन और 12th तक मैंने यहाँ पढ़ाई की। और फिर उसके बाद में जनरली ऐसा होता है कि सीतापुर जिले में उतना ज़्यादा अच्छे कॉलेज नहीं है, तो हम लोग शिफ्ट कर जाते हैं लखनऊ की तरफ। और हमने फिर बैचलर ऑफ साइंस किया, मतलब बीएससी किया था। लखनऊ यूनिवर्सिटी का एक कॉलेज है, नेशनल पीजी कॉलेज, बीएससी किया था मैथमेटिक्स। और मेरा 2016 में ये कंप्लीट हो गया था ग्रेजुएशन। फिर एक्चुअली उस समय मुझे ज़्यादा आइडिया था नहीं, तो कुछ दिन थोड़ा टाइम वेस्ट ही होता है, तो वो टाइम वेस्ट हुआ और उसके बाद में फिर मैंने तैयारी स्टार्ट की थी एसएससी की। और यही है स्कूलिंग का तो, शुरुआत का तो ज़्यादा मुझे ध्यान भी नहीं है कि कौन से स्कूल में गाँव में पढ़ाई हुई। बट ये है कि वैसे गाँव तो नहीं जोड़ना चाहिए क्योंकि हम 3 से आ ही गए थे, तो शहर ही जोड़ना चाहिए। और जी जी। मीडियम मेरा हिंदी था और हिंदी मीडियम में मैंने 12th तक किया है। और वैसे जिस कॉलेज में हम पढ़ते थे उसमें बीएससी में हिंदी मीडियम था नहीं, तो मेरा इंग्लिश मीडियम हो गया था बीएससी। जी जी। तो जैसा कि आपका सबसे पहला जॉब रहा है एमटीएस 2019 से, जो आपका फर्स्ट यस। जॉब रहा है गवर्नमेंट जॉब, तो उसमें हाँ, आपका पहला क्या जॉब वही एक्सपीरियंस रहा। रहा है। मतलब जब आप सिलेक्ट हुए मार्च 6 2021 को अपना रिजल्ट आया था, जहां तक मुझे याद है। देन हाँ आपका, हाँ। आप वहीं से प्रोसेस बताइए हमें, क्योंकि अभी कैंडिडेट्स वेट भी कर रहे हैं कि क्या क्या प्रोसेस हुआ था आपका। मतलब आपकी ज्वाइनिंग हुई, हम्म। बाकी अटेस्टेशन फॉर्म वगैरह है, उसमें क्या प्रोसेस रहा था।
देखिए, जब 2019 का एमटीएस का जब रिजल्ट आया, तब मुझे भी उतना आइडिया था नहीं कि क्या होता है प्रोसेस। तो सबसे पहले मुझे याद है कि एमटीएस ऐसा एक एग्जाम पहला एसएससी का है जिसमें हम लोगों को रिजल्ट और स्टेट पहले एलोकेट हो जाता है और डिपार्टमेंट होता है बाद में। जी। तो अभी तो मैंने देखा कि जो एसएससी 2020 वाले का एमटीएस का रिजल्ट आना है, वो रिजल्ट आ गया है और बहुत सारे रीजंस के वो भी आने लगे हैं जो एलोकेशन होता है डिपार्टमेंट का। तो सबसे पहले मेरा जब इनकम टैक्स में मैंने देखा था, प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर जो लखनऊ था, वो मेरा अलॉट हुआ था। तो उस समय मुझे इतना पता था कि मेरा डोजियर कोई बता रहा था कि डोजियर हम लोगों के लखनऊ भेज दिए जाएंगे। तो एक्चुअली मेरा जहाँ पर हम रहते हैं वहां से केवल 50-60 किलोमीटर है लखनऊ। तो हम लोग एक दो बार ऑफिस जाके पता किया करते थे कि क्या हो रहा है प्रोसेस। तो लखनऊ में उन्होंने हमें लिस्ट भी दिखाई थी और बकायदा दिखाया था कि 300-400 जितने भी लड़के हैं उतने लोगों का यहाँ डोजियर आ गया। फिर क्या है, इनकम टैक्स में आपको भी पता होगा, आप इनकम टैक्स में है कि बहुत सारी रेंज होती हैं, फिर रेंज है या फिर ऑडिट है, ये सब चीजें भी सेक्शंस होते हैं। तो वहां पर एक लोग थे, तो उन्होंने कहा कि हम सबसे पहले ये देखेंगे कि जो यूपी में यूपी के रहने वाले हैं, जैसे बहुत सारे बिहार या इधर उधर स्टेट के भी सेलेक्ट हो गए थे यूपी में। मतलब जैसे बिहार में कम वैकेंसी है तो बिहार पहली प्रेफरेंस डाली, फिर सेकंड में यूपी आ गए। तो बोल रहे थे कि हम ऐसा करेंगे कि यूपी में जिनको यूपी मिला है उनको हम सबसे पहले यूपी की उनकी सिटी के पास वाली कमिश्नरेट दे दें, मतलब कमिश्नरेट नहीं, रेंज दे दें। कमिश्नरेट एक्चुअली होता है जीएसटी में। तो रेंज दे दें। तो उन्होंने हमको बताया कि मोस्ट प्रोबेबली तुम्हें बरेली कमिश्नरेट मिल जाएगी। तो ये तो मुझे वहां से क्लू मिला था, क्लियर नहीं था, बट मैंने फिर बरेली का भी पता किया कि बरेली में क्या आगे प्रोसेस हो रहा। तो 10-15-20 दिन बाद हमारा डोजियर बरेली पहुंच गया था। फिर बरेली का भी कोई नंबर मिल गया था, जो वहाँ के कोई लीडर हैं जो एम्प्लॉय के आईटी, एक इनकम टैक्स में एक चलता है कोई ग्रुप आईटीईएफ, तो उसके थे वो, मेंबर थे। तो उनसे जानकारी लिया करते थे, तो उन्होंने हमको एश्योर किया था कि आप जिस जिले में रहने वाले हो बरेली उसी में आता है। मतलब मेरा जो रेंज है वो बरेली जो सब जोन है, सब जोन या उसको जो भी बोलो, बरेली के अंडर में आता है। तो उन्होंने कहा था कि आपका डोजियर हम सीतापुर भेज देंगे और आप एडिशनल कमिश्नर सर से मिल लीजिए या मैडम से मिलिए, आपको वो ज्वाइनिंग दे देंगी। फिर हम सीतापुर गए और हमें लेटर मिला। और फिर जितनी भी प्रोसेस होती है, फिर उसके बाद में उन्होंने हमको एक लेटर दिया था, बताया कि सीएमओ ऑफिस जाओ, वहां से मेडिकल करवा के लाओ। मेडिकल करवा के लाए। और उसके साथ फिर उन्होंने एक लेटर बना दिया था, वो हमें भेज जाना नहीं पड़ा था, एसपी ऑफिस पुलिस वेरिफिकेशन के लिए भेज दिया था। तो वो हो गया था। और वैसे क्या होता है कि जैसे बहुत सारे ज्यादा कैंडिडेट होते हैं तो बाई पोस्ट जाता है। लेकिन हम जैसे एक दो कैंडिडेट थे हमारे रेंज में, तो हम लोगों को लेटर हाथ में दे दिया था और तुरंत ही ज्वाइन करवा दिया था। और फिर जी। उसके आगे से काम होने लगा था। तो मैंने ज्वाइन किया 1 सितंबर 2021 को, 1 सितंबर को ज्वाइन किया। ऐसे कई सारे लोग पहले ज्वाइन कर लिए, कई सारे लोग बाद में ज्वाइन किए, तो 1 सितंबर मेरा था। तो 1 सितंबर ऐसा करते हैं ना कि 30 को करने से एक दिन की सैलरी बनाना पड़ेगा, एक दो दिन की, इसलिए एक तारीख से सीधे रखते हैं जिससे सैलरी की दिक्कत ना हो। तो अक्सर कैंडिडेट्स में ये कंफ्यूजन रहता है कि मेडिकल कैसा रहता है, क्योंकि अपनी ये सिविल जॉब्स होती हैं। मेडिकल्स में हम सबको पता है कि डेफिनेटली ज्यादा समझ लो। ज्यादा सीरियस नहीं होता, नॉर्मल आई टेस्ट, ब्लड टेस्ट एंड ये सब होते हैं। तो फिर भी काफी कैंडिडेट्स को डाउट रहता है, क्वेश्चन रहते हैं। आई एम श्योर आपके कमेंट बॉक्स में भी आपको देखने को मिलते होंगे, जो एमटीएस के लिए स्पेशली आपके डाउट्स हैं कैंडिडेट्स के कि मेडिकल का है या पुलिस वेरिफिकेशन का है, तो उसमें कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात है या सब नॉर्मल हो जाता है? देखिए देखिए सबसे पहली बात यह है कि मेडिकल तो ऐसा है कि आपको रिजेक्ट तो बिल्कुल करना ही नहीं है। वो तो एक फॉर्मेलिटी है जिससे आपको चेक कर लें एक बार और थोड़ी डिटेल चली जाए डिपार्टमेंट को। और वैसे होता क्या है, प्रोसीजर तो ये है, जैसे मैंने जो प्रोसीजर फॉलो किया था, मैं फर्स्ट टाइम था तो मुझे जरा सा भी कोई तरीके से आइडिया नहीं था। मैं तो सिंपली गया, एक 1 रुपए का मिलता है यूपी में, पर्चा मिलता है, वो पर्चा लेके सारे डॉक्टर के पास मोहर लगवाया। जैसे अभी मैं ऑर्थोपेडिक्स वाले के साथ गया तो उन्होंने ये देखा कि आपकी 6 10 उंगली है कि नहीं है, 6 उंगली तो नहीं है। या फिर आई टेस्ट वाले के पास गया तो उन्होंने सिलिंड्रिकल और ये सब चीजें नहीं ज्यादा चेक किया। सिलेंड्रिकल है आपका चश्मे का पावर, या स्पेरिकल है, मायोपिया है, क्या है, ऐसा कुछ नहीं चेक करते हैं। वो सिर्फ देखते हैं 6x6 है कि नहीं विद स्पेक्स। अगर किसी के चश्मा लगा है तो वो विद स्पेक्स भी आपको अलाउ कर देते हैं। तो वो लोग क्या करते हैं, रिकमेंड कर देते हैं।
और उसके साथ-साथ जैसे स्किन वाले में है, तो स्किन वाले तो कुछ करते ही नहीं है, कह देते हैं कि कोई दिक्कत नहीं है तो जाओ। और स्किन वाले डॉक्टर थे, जैसे ब्लड टेस्ट का तो उन्होंने कहा कि ब्लड टेस्ट जैसे हमसे पूछ लिया कि फिट हो या अनफिट किसी तरीके से हो तो बता दो। हमने कहा मुझे तो कोई दिक्कत है नहीं। तो उन्होंने कहा कि चलो कोई बात नहीं है कि हम उस पर फिट कर देते हैं। मैंने जब दोबारा जीएसटी वाला कराया तो उसमें यूरिन टेस्ट भी करवाया, तो कई सारी चीज़ें होती हैं, ये आप हॉस्पिटल पर भी निर्भर करती हैं कि वो लोग इसको कितना सीरियसली करना चाहते हैं। बट जनरली ऐसा होता है कि सिविलियन जॉब होने के नाते आपको ही अपने तरीके से कोई गलत जानकारी नहीं देना होता है और वो पूछकर टिक कर देते हैं कि हाँ, हम रिकमेंड कर रहे हैं। फिर उस जो पर्चे को हम लेके जाते हैं सीएमओ ऑफिस और सीएमओ से एक साइन करके एक सर्टिफिकेट मिल जाता है और वो सर्टिफिकेट हमको वहाँ पर अपने ऑफिस में देना होता है। तो ज़रा-सा भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल होता है। बट ये है कि हम चाहेंगे कि अगर किसी भी तरीके जैसे कलर ब्लाइंडनेस का है नहीं कोई दिक्कत, तो अगर जैसे किसी भी जॉब में आप जा रहे हो, अगर आपकी क्राइटेरिया कोई भी ऐसी है जो नहीं पूरी है, तो आप कोशिश करके उस पोस्ट को अवॉइड करिए। फ्यूचर में क्या हो जाए, कैसे हो जाए, तो वो किसी को तो पता है नहीं। तो इस वजह से मैं तो ये कहूँगा कि किसी भी तरीके से उस पोस्ट को मत चूज़ करना, जिसमें आप किसी भी तरीके से आप बाद में अनफिट हो सकते हो। बट इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी है। जो लोग सेलेक्ट हुए हैं, वो सब जॉइन करेंगे। जी, जी। तो जब आप एमटीएस की तैयारी कर रहे थे जॉब के लिए एंड साथ ही साथ आप सीजीएल की भी कर रहे होंगे क्योंकि मेनली होता है सीजीएल एम रखते हैं सभी कैंडिडेट्स स्पेशली एसएससी एस्पिरेंट एंड देन एक बार सीजीएल में ना हो तो वो सीएचएसएल एमटीएस एंड बाकी सीपीओ वगैरह एग्जाम्स देते हैं। तो आपका कोई सेपरेट प्रिपरेशन रहा था एमटीएस के लिए या सीजीएल के साथ-साथ ही आपने एमटीएस के लिए भी प्रिपेयर किया? देखिए, वैसे 2017 सीजीएल से मैंने तैयारी स्टार्ट किया था और मैंने 2017 सीजीएल दिया भी था और मेरा हो गया था, मैं मेंस में 1 या डेढ़ नंबर से फेल हो गया था। फिर तब तक मैंने कोई सही ढंग से तैयारी किसी और एग्ज़ाम की नहीं की थी, मैं सोचता था कि मैं सीजीएल में ही ले लूँगा अच्छी पोस्ट। बट ऐसा होता है कि जैसे एक बार सिलेक्शन नहीं होता है, थोड़ा हम लोगों का कॉन्फिडेंस डाउन होता है, तो हम लोग सोचते हैं कि चलो ठीक है, नहीं सीजीएल तो कोई और एग्ज़ाम ही भरते रहें। बट आपको मैं बताना चाहूँगा कि मैंने एसएससी के अलावा कोई भी एग्ज़ाम नहीं दिया, मतलब ना ही रेलवे दिया है, ना बैंक दिया है और ना ही ये यूपी गवर्नमेंट का जो बीटीसी होता है, बीएड होता है, वो भी नहीं किया है। और बस ये हुआ था कि एक बार वो केस चलने लगा था 2017 पर, तब मुझे ऐसा लगा कि मैं ये गलती कर दूँगा कि एक ही एग्ज़ाम के पीछे पड़े रहेंगे तो हो सकता है कि गड़बड़ हो जाए, वैसे भी हुआ नहीं। तो मैंने ये सोचा कि एक बार यूपी का लेखपाल का एग्ज़ाम आया था, वो मैंने दिया, उसके अलावा अ, और एक हाई कोर्ट का भी एग्ज़ाम था, वो भी मेरा पास हो गया था, बस मैं वो उसमें हिंदी टाइपिंग थी। तो मैं उस समय ये सोचता था कि ये हिंदी टाइपिंग और इंग्लिश टाइपिंग इन सब टाइपिंग करने में हम अपना टाइम वेस्ट कर देंगे और सीजीएल में सेलेक्ट नहीं हो पाएँगे। वो एक दिमाग में रहता है हाँ, हाँ। कि इस सब में हम अपना टाइम टाइम वेस्ट कर देंगे, तो मैंने हिंदी टाइपिंग छोड़ो, इंग्लिश टाइपिंग भी नहीं सीखी। बट जैसे मेरा जब 2017 में नहीं हुआ, तब तक तो मैं कॉन्फिडेंस में था कि 18 में सेलेक्ट हो जाऊँगा। बट क्या कहें कि 2018 में मेरा प्रीलिम्स में 156 था। वो उस समय मैंने शिफ्ट कर दिया था। मैंने सोचा था कि 156 नंबर है, कुछ लोग बोल रहे थे कि आपको पोस्ट भले ही कोई मिल जाए, लेकिन आप टॉप पोस्ट नहीं पा पाओगे। तो उस समय से मैंने अपना मूड बनाया और सीएचएसएल और एमटीएस को सही ढंग से अपना टाइम देना स्टार्ट किया कि अब तो ये भैया कहीं कुछ और देखना ही पड़ेगा। तो फिर उस समय से मैंने एमटीएस को दिया और वही शायद समय था कि जब मैंने एमटीएस 2019 में अच्छे से तैयारी एमटीएस की भी की और 2018 वाले सीएचएसएल की भी की थी। तो वैसे सीएचएसएल में मेरा तो हो नहीं पाया था क्योंकि मैं सही ढंग से करता नहीं था और पता नहीं मेरा एक बैड लक भी था कि मेरे सीएचएसएल में जितनी बार भी दिया 2 बार शायद 2 या 3 बार तो उसमें 50-50 मार्क्स आए। एक बार 49 एक बार 48 एक बार 50 तो उस वज़ह से सीएचएसएल में भी तो हो नहीं पाया। बट मैंने एमटीएस फिर इसीलिए दिया कि क्या पता ये 50 कंटिन्यू होता रहे, हम रह जाएँ। तो फिर एमटीएस में क्या हुआ कि 26 इसमें भी आए, मतलब वो बैड लक तो चलता ही रहा। बट फाइनली इसमें अच्छे मार्क्स आ गए थे, तो 86 थे मेरे रॉ मार्क्स और 90.44 हो गए थे, मुझे जितना याद है। एमटीएस 2019 में। तब मैंने ये सोचा था कि अब हम सीएचएसएल की नहीं करेंगे, अब हम सिर्फ सीजीएल करेंगे, जो मेरा असली एम था क्योंकि मैंने कोई एग्ज़ाम इसी वज़ह से नहीं दिया था। कि बस सीजीएल करना है, तो मुझे एक जॉब मिल गई थी और ये यूपी मिला था और इनकम टैक्स तो एक लोग बोल रहे थे कि यूपी में इनकम टैक्स में फ्लेक्सिबिलिटी रहती है कि ट्रांसफर आपको होम टाउन के पास में मिल ही जाता है, नहीं तो लखनऊ मिल ही जाता है। तो बस उस समय से मैंने एमटीएस पर फ़ोकस किया था और एमटीएस की होने की वज़ह से मैं तो ये कहूँगा कि
इसी की वजह से मैंने सीजीएल 19 को फोकस करके पढ़ाई कर पाया अपना, क्योंकि जॉब की सिक्योरिटी हो ही गई थी, डर था नहीं। और सीएचएसएल में फिर देने का मुझे कोई मतलब नहीं समझ में आया, क्योंकि यूपी मिल गया था। तो एमटीएस भले ही कुछ लोग इसको बोलते हैं छोटी जॉब है, लेकिन बहुत कुछ इसके साथ भी मिलता है, और उसके साथ ये मिलता है कि सीजीएल में मैंने अच्छी तैयारी कर ली, उस समय लॉकडाउन भी हो गया, और मेंस की अच्छी तैयारी कर ली, तो मेरा सिलेक्शन सीजीएल में इंस्पेक्टर के लिए हो गया। जी जी। तो फाइनली जब आपने ज्वाइन किया एमटीएस 2019 से, तो वहां पे आपका एक्सपीरियंस क्या रहा, स्टार्टिंग से लेके आज जो आपने रिजाइन डाला है अभी तक का? देखिए, 1 सितंबर 2021 को जब मैंने जॉइन किया, तो मैंने उन लोगों को इंटीमेट कर दिया था कि मैं एमटीएस की तैयारी नहीं कर रहा था, मैं तैयारी सीजीएल की ही कर रहा था, और मेरा हो भी जाना चाहिए, क्योंकि उस समय पर मेंस का ही शायद रिजल्ट आ पाया था। तो मैं ये तो कह नहीं सकता हूँ कि मैं इंस्पेक्टर बन के यहाँ से चला जाऊंगा, तो ऐसा बोल सकते हैं इंटीमेशन टाइप से कि हो सकता है सर मेरा हो जाए, या फिर हो सकता है मेरे अच्छे मार्क्स हैं तो मेरा इंस्पेक्टर में हो जाए, या फिर टैक्स असिस्टेंट में हो जाए। तो मैंने उनसे ये बोल दिया था, वो शायद सेफ्टी के लिए, कि वो इतना ये ना समझे कि इनको यहीं रहना है और किसी भी तरीके से एक्सप्लॉइटेशन ना हो, जो मैंने बातें पहले से सुनी थी। बट मैंने जब ज्वाइन किया तो ऐसा कुछ यहाँ पर नहीं मिला। हाँ, ये है कि कभी-कभी कुछ हालात आते हैं, तो जहाँ पर आप ये सोचिए कि जिस ऑफिस में एडिशनल कमिश्नर बैठा है, और या फिर जिस ज़ोन का हाईएस्ट ऑफिसर प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर है, उस ऑफिस में एमटीएस वाक़ई में सबसे लोएस्ट पोस्ट है। तो इस चीज़ को हमें एक्सेप्ट करके ही चलना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि हम आईटीओ या फिर इंस्पेक्टर या फिर किसी अदर के इक्विवेलेंट अपने को समझें। उतना तो आपको समझदार होना ही चाहिए, उतना तो सब समझदार होते हैं। बट मैंने ये देखा मेरे ऑफिस में कोई इस तरीके से दिक्कतें नहीं है, जिस तरीके से लोग बोला करते थे। हाँ, ये है कि लखनऊ में एक मेरा दोस्त था लखीमपुर का, उसने जॉइन किया था, उसके साथ कुछ गलत तरीके से बिहेव हुआ था, तो उसने वैसे रिजाइन कर दिया था, बट अब वो चेन्नई में उसका भी हो गया है इंस्पेक्टर के लिए। तो मुझे तो कोई दिक्कत नहीं आई। फिर मैंने उनसे कहा कि मुझे थोड़ा ऐसा काम देना, जो मैं उसमें अपना कुछ अपना दिमाग यूज़ कर पाऊँ, अपना टैलेंट यूज़ कर पाऊँ। तो ऐसा होता है कि वो लोग इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस में नहीं आते हैं कि क्या पता आप कोई काम करो तो वो उतना ना कर पाओ, क्योंकि आप तो 10th लेवल का एग्ज़ाम पास करके आए हो। तो मैंने उनको समझाने की कोशिश किया, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया, तो फिर उन्होंने फाइनली मुझे डाक डिस्पैच और रिसीविंग का काम दिया। जैसे बाहर से कोई डाक आती है, उसको हमें रिसीव करके रजिस्टर पे चढ़ाना है, और जब भेजना हो भेजना है। बट मुझे वो लगा कि ये तो बहुत हल्का काम है। मैंने कहा भी कि कोई और हो तो दे दो, लेकिन फिर उन्होंने ऐसा कहा कि कोई बात नहीं, ये करो, तुम्हें जाना है तो तुम चले जाना, बस ये करो। लेकिन एक मेरे साथ और एमटीएस थे, वो एक्स सर्विसमैन थे, उनको काफी कैश का और सैलरी बनाने का इस टाइप का एक्सपीरियंस था, तो उनको, नितिन शुक्ला नाम है उनका, और उनको मेरे साथ ज्वाइन किया था उन्होंने। तो उनको कैशियर बना दिया गया। आप जानते होंगे कैशियर शायद स्टेनो या फिर मतलब 2400 ग्रेड पे के ऊपर वाले जो जॉब होते हैं, टैक्स असिस्टेंट, स्टेनो, इंस्पेक्टर, सीनियर टीए, इन सबको मिलती है वो पोस्ट, और वो उनको मिल गई है। तो मैं तो ये कहूंगा, उनको केयर टेकर भी बनाया गया है ऑफिस का। तो मैं ये कहूंगा कि अगर एमटीएस टैलेंटेड है और ऑफिस वाले आपके समझदार हैं, तो आपको वाकई में वो काम मिलेगा जो आपकी पोस्ट के अनुसार थोड़ा ज्यादा होगा। जैसे टैक्स असिस्टेंट का काम आपको मिलेगा, कभी कभी वो तो आईटीबीए का भी काम करते हैं, इनकम टैक्स बिजनेस एप्लीकेशन होता है, उनको तो वो भी काम दिया जाता है, क्योंकि उनके पास एक्सपीरियंस है, उन पर लोगों को भरोसा है। हम हमारे पास भले ही कितना काम करने की तहजीब हो, बट उतना नहीं रहेगा जब तक हम पुराने नहीं हो जाएंगे, जब तक हम कुछ उनको दिखाएंगे नहीं। बट जब तक दिखाने का टाइम आया, तब तक मुझे रिजाइन करना पड़ गया। जी जी जी। तो जो रिजाइन नहीं करने वाले या जो इसमें कंटिन्यू रहने वाले हैं, हो सकता है किसी का भाई ना हो, पॉसिबिलिटीज होती हैं कि किसी और एग्जाम में यस। सिलेक्शन ना हो पाए, तो उनके लिए प्रमोशन वगैरह या डिपार्टमेंटल जो एग्जाम्स होते हैं हमारे, एमएससी होता है या बाकी एग्जाम्स हैं, वो कैसे रहेंगे? देखिए, अभी 3-4 महीने पहले की बात है, इनकम टैक्स वैसे हमने ये सुना था कि इनकम टैक्स बेस्ड डिपार्टमेंट है। तो मुझे ऐसा लगता था कि केवल लोगों के जानने, कहने, सुनने की वजह से ये बेस्ट बोलते हैं लोग, बट काफ़ी अच्छे रहते हैं। और मैं इनकम टैक्स में हूँ, मैं इतना इसके बारे में बता सकता हूँ ज़्यादा, बट ये है कि लोग जो मेरे दोस्त एमटीएस में हुए हैं, कहीं और सेलेक्ट हुए हैं, वो भी ऐसा बोलते हैं कि इनकम टैक्स मुझे मिल जाए तो ज़्यादा बेहतर है। उसकी वजह क्या है? क्योंकि ये डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम करवाता है।
4 महीने पहले ही मेरा रिजल्ट आया है और मैंने डिपार्टमेंटल एग्जाम पास कर लिया था। आपने भी जैसे वीडियो डाला था, आपने पास कर लिया। तो वो ज्यादा टफ नहीं होता। जैसे मैंने सीएचएसएल की टाइपिंग एक दो बार पास किया है, तो उसमें तो 35 वर्ड होते हैं पर मिनट करना। इसमें तो शायद 25 27 ही होते हैं। तो कंपेरेटिवली इजी है। बट ये है कि आपको प्रॉपर तरीके से फॉर्म भरना है और पेपर दे के पास हो जाना है। तो आप एलिजिबल हो जाओगे अगले प्रमोशन के लिए। टैक्स असिस्टेंट जो 2400 ग्रेड पे की जॉब है, तो कम से कम 10,000 सैलरी का हाइक जरूर होगा। तो मैंने वो एग्जाम पास कर लिया था। बहुत सारे लोग कह रहे थे ना दो, बट मैंने सोचा था कि हम अपनी कैपेबिलिटी दिखाएंगे उनको। और हम तो ये भी कहेंगे आपके दर्शकों दर्शकों से, जो लोग इनकम टैक्स पाए और या फिर कोई और डिपार्टमेंट पाए, वहाँ डिपार्टमेंटल एग्जाम हो, तो जरूर पार्टिसिपेट करिए। आप जितना दिखा सकते हैं अपने आप को, उतना दिखाने की कोशिश करिए। वो आपके लिए फ्यूचर के लिए फायदेमंद रहेगा। तो मैंने ये दिखाया कि भाई हम टाइपिंग तो पास ही कर सकते हैं, और इनकम टैक्स में जो अभी तक मैंने सुना है 3 4 साल में टैक्स असिस्टेंट बन जाते हैं लोग यूपी में। तो अगर मैं यहाँ से ना रिजाइन करता और यहाँ करता जॉब, तो 4 साल बाद टैक्स असिस्टेंट हो जाता। ये मुझे इनकम टैक्स के बारे में बता। जी जी। तो अभी जो आपके करंट पोस्ट है, करंट पोस्ट पे आपकी सैलरी कितनी है? वैसे तो डिफरेंट वीडियोस इन्होंने देखी होंगी हमारे व्यूअर्स ने, या देखते भी रहते हैं, बट जो आपकी सैलरी थी वो स्टार्टिंग से लेके अभी तक कितनी बढ़ी है, या स्टार्टिंग में आपकी क्या सैलरी रही थी बाकी अलाउंसेस वगैरह मिला के? सैलरी जी उस समय जब मैंने ज्वाइन किया था सितंबर में, तो उस समय मेरी स्टार्टिंग की सैलरी थी 23,500 करके कुछ थी, क्योंकि मेरा एनपीएस कट गया था। और पहले महीने से ही उन्होंने एनपीएस बनाना स्टार्ट काटना स्टार्ट कर दिया था। तो कोई एनपीएस ऐसा नहीं था कि मेरा बिना एनपीएस कटे आई थी। तो ये नेट सैलरी थी उस समय 23,500। फिर उसके बाद में डीए 28 से 31% हुआ। फिर 31 से तो अब 34, फिर 34 से तो अब 38 हो गया है। तो उसके बाद में 23,580 से 24,100 हुई। फिर 24,900। फिर इस समय शायद इस बार की जो आने वाली है, जो डीए का 38% है, उस बार की 26,000 के करीब आने वाली है। ये जेड सिटी की बात कर रहे हैं, जहां पर 1800 एचआरए है। वहां पर जी 26,000 के करीब आने वाली। और दूसरी बात है, इसकी 26,000 आने की वजह एक और भी है। जैसे अब मेरा इंक्रीमेंट लग गया है जुलाई से, तो बेसिक जो 18,000 थी स्टार्टिंग की, वो 18,500 हो गई। तो इस वजह से ये आ रहा है। वरना अगर ये इंक्रीमेंट ना लगा होता, जनवरी में लगना होता, तो इस समय 25,100 के करीब होती। जी जी। तो जो हमारे क्वार्टर्स रहते हैं, या फिर उसमें जो सीनियरिटी का मैटर रहता है वो कैसे रहते हैं, एंड क्वार्टर्स की अवेलेबिलिटी क्या रहेगी? तो जैसे मुंबई में हमारे क्वार्टर्स काफी कम अवेलेबल है, या ये कहें कि एम्प्लॉयज ज्यादा हैं बट क्वार्टर्स कम है एज कम्पेयर टू देम। यहाँ पे वेटिंग टाइम भी रहता है 2 से 3 साल का, या इससे ज्यादा भी पड़ जाता है कई बार। तो क्या ये सिचुएशन सभी जगह है, या डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट एंड सिटी टू सिटी वेरी करती है? देखिए, क्वार्टर की बात यह है कि मैं जहाँ पर रहता हूँ, वहाँ से डिपार्टमेंट मेरा ऑफिस 30 40 किलोमीटर है। तो मैं तो डेली अप डाउन करता हूँ। बट मैंने वहाँ जब ज्वाइन किया था, तो उन्होंने पहले ही मंथ में मुझसे ऑप्शन लिया था कि क्या तुम्हें क्वार्टर तो नहीं लेना है। तो मैंने उनसे क्वार्टर मना कर दिया था। बट जो मेरे साथ जो वर्क करते हैं, टीए हैं, उन लोग के से हमने बात किया और पूछता रहता हूँ कि क्वार्टर की क्या हालत है। तो वो बताते हैं कि क्वार्टर वाकई में काफी अच्छे तरीके से बने हुए हैं और काफी ज्यादा अवेलेबल है। मतलब ऐसा होता है ना कि यहाँ पर जहाँ पर हम पोस्टेड है, वहां पर ज्यादातर लोग आसपास के ही हैं। जैसे कोई लखीमपुर का है, या कोई शाहजहांपुर का है, कोई लखनऊ का है। तो वो या तो डेली अप डाउन कर लेते हैं, या फिर किसी तरीके से कोई रूम ले लिया। एक बार रूम ले लिया, शिफ्ट हो गए, फिर उसके बाद क्वार्टर लिया नहीं। तो क्वार्टर अवेलेबल हैं, लेकिन कोई ज्यादातर चूज नहीं करता है। और चूज ना करने की वजह ये नहीं है कि उनकी हालत खराब है, उनकी हालत भी अच्छी है। और जिनको लेना है वो लिए भी हैं और काफी खुश भी हैं। वो तो बताते हैं कि आप अगर जितना एचआरए दोगे, उसके 3 गुना के करीब अच्छा रूम ले लोगे आप। कहीं कहीं पर ऐसा होता है कि पुराने क्वार्टर बने होते हैं, उनमें रिपेयरिंग होती है, तो वो उतना अच्छा बन नहीं पाता है। मगर हमारे ऑफिस में क्या हुआ था कि क्वार्टर जो पुराने बने थे, उनको तोड़वा के नए बनवा लिया गया है। तो वो काफी ज्यादा अच्छा हो गया है। और जी नए बनवा लिया गया, लेकिन अभी मैंने सुना है कि वो फिर से तुड़वा के नए बनाए जाएंगे। तो मतलब क्वार्टर की अवेलेबिलिटी खूब है। जी जी जी। आपके ऑफिस में जो वर्किंग आवर्स हैं एमटीएस के लिए स्पेशली, या ओवरऑल वर्किंग आवर्स हैं, वो क्या रहते हैं? मतलब कभी जैसे ऐसा होता है कि रात में देर से छूट पाना किसी किसी दिन, या क्या सिचुएशन है बेसिकली वर्किंग आवर्स की?
देखिए वर्किंग आवर जो नॉर्मली होता है 10 से 6 या साढ़े 9 से 6 वो तो उसी तरीके से ही चलता है, उसमें कोई ज़्यादा बदलाव नहीं होता है। बट ये है कि कभी-कभी जैसे मार्च का महीना आया था, मुझे उतना आइडिया था नहीं जब मैंने जॉइन किया, तो उस समय मैंने देखा कभी-कभी मुझे 8 बजे तक आना पड़ता था। उसकी वजह ये थी कि देखिए कोई भी डिपार्टमेंट में कोई भी जा सकता है ऑफ़िस से 6 बजे अगर वो जाना चाहे, क्योंकि टाइमिंग तो वही है 6 बजे की। बट ये होता है कि हम लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते हैं, जो भी लोग हैं, वो ये नहीं करते हैं कि हम टाइम देखेंगे, अगर काम भी पड़ा है तब भी भाग जाएँ, ऐसा नहीं करते हैं। तो मेरा काम था डाक को डिस्पैच करना और उस समय 31 मार्च के करीब बहुत सारी नोटिस जाने वाली होती हैं, इनकम टैक्स में जो लोग जॉइन करेंगे वो देखेंगे। तो नोटिस के चक्कर में कभी-कभी हम लोगों को 8-9 बजे तक करना होता था और वो जो डाक होती थी वो आरएमएस से जाती थी, रेलवे मेल सर्विस से। तो हम लोगों को क्या होता था कि सारे लेटर बनवा लिए और 1-2 लोग मिल गए और वो सारे लोग लेटर बना के फिर उसके बाद में हम लोग आरएमएस में दे देते थे और भेज दी जाती थी। तो ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा हेक्टिक है बट ये है कभी-कभी अगर आपको कहा जाए तो आप वो करिए और खुशी-खुशी करिए, इसमें ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है और बिल्कुल ही स्मूथ रहेगा, माहौल भी अच्छा रहेगा बट ये है कि कभी काम आए तो उसको छोड़ के भागना नहीं चाहिए। ये हम लोगों की देश और डिपार्टमेंट सबके प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है। जी। तो जैसे हम हॉलिडेज़ वगैरह रहती हैं हमारी जो गवर्नमेंट हॉलिडेज़ हैं या गज़टेड हॉलिडेज़ हैं, उनसे अलग हमारे पास कितनी लीव्स अवेलेबल रहती हैं 1 साल में, जो हम लेने के लिए एलिजिबल रहते हैं? देखिए 8 तो सीएल होती हैं, कैज़ुअल लीव। तो 8 में ऐसा होता है कि 1 साल में अगर आप 8 ही छुट्टियाँ लोगे तो पूरा तो पड़ेगा नहीं क्योंकि बहुत सारे काम रहते हैं। और उसमें भी सीएल में भी तो ऐसा रहता है कि एक साथ 3 ले सकते हो, उसके ज़्यादा फिर लोगे तो वो फिर सीएल काउंट नहीं होगी, इन सब तरीके से दिक्कत आती है। तो मैंने जो अभी तक छुट्टी अवेल की है उसमें मैंने सीएल लिया है, कभी-कभी जैसे ऑफ़िशियल काम से कहीं जाना है उस वजह से। बट ईएल भी रहती हैं, तो ईएल तो मैंने आज तक अभी तक नहीं लिया है। तो उसका रीज़न ये है कि हम काफ़ी सही जगह पर रहते हैं, तो मुझे सैटरडे संडे का फुल यूज़ मिल जाता है, तो ईएल का तो मैंने यूज़ नहीं किया है। और वैसे जैसे हाफ पे लीव होती है, आधे पे पर लीव मिल जाती है, उन सबको भी मैंने नहीं लिया, ना ही मेडिकल लीव लिया है। तो इन सब के बारे में मैंने ज़्यादा डिटेल से पता करने की कोशिश नहीं की। बट ये होता है ईएल 1 साल में 30 मिलती हैं और अगर लास्ट में आप जब रिटायर होगे तो वो 10 महीने का लीव इनकेसमेंट होता है। तो वो 10 महीने का मतलब 300 ईएल की आपको पेमेंट हो जाएगा उस सैलरी के अकॉर्डिंग जो आपकी रिटायरमेंट के टाइम पर बेसिक सैलरी होगी, उस सैलरी के हिसाब से हो जाएगा। तो मैंने ईएल नहीं ली है और टेक्निकल रिज़ाइन लेने का सबसे बड़ा रीज़न ईएल ही है, क्योंकि मुझे जो ईएल यहाँ पर अभी ज़रूरत नहीं पड़ रही है, वो मैं वहाँ पर मुझे बहुत ज़रूरत पड़ेगी। तो इस वजह से ये मैंने ईएल लेने की कोशिश किया है। क्या हमें स्टडी टाइम मिल पाता है जॉब के साथ-साथ? क्योंकि काम रहता है, कई बार ऐसा भी रहता है कि आपके पास उस टाइम पे काम नहीं है, तो उस टाइम पे आप पढ़ाई के लिए समय निकाल सकते हो। तो क्या काफ़ी क्वेश्चन रहते हैं स्पेशली हमारे व्यूअर्स के या कैंडिडेट्स के कि क्या हमें स्टडी के लिए टाइम मिल पाएगा या नहीं? देखिए, ऐसा होता है कि कभी-कभी हमारा जैसे एक काम दिया गया है डाक का काम, तो जैसे डाक का काम कभी-कभी कम होता है या फिर किसी अदर सेक्शन में ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। वैसे ज़्यादातर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट तो आप देखते ही होंगे अंडर अंडर स्टाफ्ड ही हैं, काफ़ी कम स्टाफ रहता है और एक टैक्स असिस्टेंट या एक इंस्पेक्टर का काम 2 इंस्पेक्टर का काम एक करता है। वो ज़्यादातर ऐसे ही कंडीशन आपको जहाँ हर जगह मिलेगी। तो इस वजह से ऐसा रहता है कि कभी-कभी ऐसा हो जाता है जैसे परसों की ही बात है। ऐसा हुआ था कि अगर मान लीजिए मेरा वो जो है मेरी पोस्टिंग है रेंज में अगर कोई मुझसे काम कहता है तो ये बाउंड नहीं है, अगर ना करना चाहें तो ना करें। लेकिन ये है कि हम लोग ऐसा करते हैं कि अगर दूसरे ने कोई काम दे दिया तो कर दिया। जैसे किसी ने दे दिया एक फ़ाइल दे दी, उसको कहा कि इसकी एक लिस्ट बना दो या फिर कोई कैलकुलेशन करना है वो कर दो। तो हाँ, ये है कि आपका जो प्रॉपर काम है वो तो आपको करना ही करना है और जो बचा उसको भी करना है। इस वजह से कभी-कभी थोड़ा ज़्यादा काम हो जाता है। तो लंच ही आप 4 बजे करोगे। बट ये हमें लगता है कि 1 महीने में 1-2 बार ऐसा होता है या फिर 1 महीने में 4 बार कर लो, इससे ज़्यादा नहीं होता है। तो आप ये भी तो सोचिए कि कभी-कभी आपका भी काम कम होगा तो उस दिन तो आपको भी तो काफ़ी कम ही काम करना पड़ेगा। तो ज़्यादा काम नहीं रहता है, पढ़ाई करना चाहो तो पढ़ाई कर सकते हो और ऑफ़िस में क्या है कि आप पढ़ाई का समय तो पा जाओगे, बट वो ऑफ़िस में सारे लोग तो पढ़ाई कर नहीं रहे हैं।
और उनको भी लगता है कि अब क्या पढ़ोगे। और अगर एमटीएस हो, अगर आपका सिलेक्शन मान लीजिए 2400 ग्रेड पेपर या हो गया, तो फिर वो उसके आगे फिर वो लोग कहते हैं अरे ठीक है, आप क्या करोगे, ऐसे बोलने लगते हैं। बट टाइम होते हुए भी ऑफिस में पढ़ाई मुझे नहीं लगता है कि सही ढंग से हो पाएगी। बट ये है कि ऑफिस से छोड़ के आप आओगे, रास्ते में कर सकते हो, और शाम टाइम रात में तो आराम से कर ही सकते हो, और सुबह कर सकते हो। जी, जी, जी। तो प्रिंस जी, अभी आपका सिलेक्शन सीजीएल 2019 से जीएसटी इंस्पेक्टर पे हो गया है। तो आपकी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी क्या रही थी? आपका रैंक एआईआर है 969 एंड आपको भोपाल में जीएसटी इंस्पेक्टर मिल गया एंड जो आपकी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी रही थी, आपके स्टडी आवर्स रहे थे या जो आपने बुक्स प्रेफर की थी, उनके बारे में हमें डिटेल से बताइए ताकि आने वाले जो हमारे साथी हैं, छोटे भाई-बहन हैं या हमसे बड़े भी हैं, तो उनको थोड़ी हेल्प हो पाए। देखिए, वैसे तो मुझे तो काफी लंबा इतिहास बताना पड़ेगा, क्योंकि मैंने तैयारी 2017 सीजीएल से किया था। और उस समय ये चलता था कि मैंने कोचिंग ली थी इलाहाबाद से। तो उस समय मुझे इतना आइडिया नहीं था कि इलाहाबाद में कैसी कोचिंग होती थी, तो मैं तो कहूँगा कि वहाँ पर तो मेरा कुछ फ़ायदा हुआ नहीं। तो सिलेक्शन तो मुझे ये पता हो गया था कि सेल्फ स्टडी से ही हो पाएगा। तो उस समय मैं 2017 में राकेश यादव सर के क्लास नोट्स लिए थे, और उसका एक 7300 या क्या आती थी, बुक आती थी। तो वो बुक पूरी लगाई थी, और मुझे ये लगता था कि 2016 तक का मैंने सिलेबस देखा था, एमबी पब्लिकेशन की इंग्लिश की लगाई थी। और जीएस के लिए वो एक प्रतियोगिता दर्पण की प्रीवियस ईयर की आती थी, और मैंने जीएस के लिए ज्यादा प्रिपरेशन की नहीं थी, क्योंकि उस समय तक ये चलता था कि कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है जीएस का। तो उसी तरीके से तैयारी की थी। रीजनिंग के लिए क्या है कि मैंने सिर्फ वो लगाए थे, एक सेट टाइप के आते हैं, और ये लगता था कि रीजनिंग जो है वो मैथ ही है। तो जितना ज्यादा मैथ फास्ट होती जाएगी उतना रीजनिंग होती जाएगी। तो रीजनिंग के लिए कोई इतना मुझे याद नहीं है कि कौन सी थी। बट ये शायद याद आ रहा है कि केडी कैंपस की जो नीतू सिंह मैम की जो वो रीजनिंग आती है, वो नॉर्मल सी बुक होती थी। उसको मैंने एक बार सारे चैप्टर्स लगा लिए थे। तो रीजनिंग क्या है कि प्रैक्टिस सही आती है, तो रीजनिंग का तो ज्यादा कुछ था नहीं। तो अगर सीजीएल की बात करें तो बात तो सिर्फ इंग्लिश और मैथ पर ही होती है, और अभी भी चलती आ रही है। और बट ये है कि अब थोड़ा इस बार 2022 वाले में सिलेबस चेंज किया है, तो जीएस और रीजनिंग की भी काफी इज्जत होने वाली है। तो ऐसा हुआ था कि 2017 तक मैंने जब तैयारी की थी, तो मैं पूरी तरीके से प्रीवियस ईयर और इंग्लिश के लिए एमबी पब्लिकेशन, और मैथ के लिए जो राकेश यादव सर के थे नोट्स और ये सब, और अपने जो वहाँ कोचिंग पढ़ी थी वहाँ की भी एक बुक थी मैथ की, और इंग्लिश की भी उन्होंने वोकैब की बुक दी थी। तो वोकैब का क्या हुआ था कि उनकी बुक वोकैब की थी, मैं नाम क्या लूं अब उनका। तो वो बुक काफी अच्छी थी वोकैब की। तो उन्होंने मुझे ये सिखा दिया था कि आपको डेली 30-30 40-40 करके वोकैब पढ़ना है, वन वर्ड या फिर इडियम और ये सारी चीजें। तो उससे कम से कम 2000-3000 था, और उसके पीछे उसकी प्रैक्टिस सेट भी थे। तो वोकैब तो उससे काफी तैयार हो गई थी, और उन्होंने इंग्लिश का जो नोट्स बनवाए थे उससे मैंने ग्रामर और ये सारी चीजें पढ़ ली थी, और प्रैक्टिस भी पीछे करता रहता था। और एमबी पब्लिकेशन से मैंने एमबी पब्लिकेशन को पूरी तरीके से लगाया था, एक एक लाइन लाइन। और मैंने उस समय तो बहुत फायदा भी किया था, और इंग्लिश मुझे लगता है कि अभी तक वही तरीके से चल रही है, कुछ ज्यादा बदलाव हुआ नहीं। तो इंग्लिश में तो वैसे ही चलता रहेगा, अभी भी चल रहा है। बट क्या हुआ कि मैं जब 2017 का मेंस का एग्जाम हुआ, उस समय मुझे ये लगा कि मैंने जो तैयारी की तो वो तो बिल्कुल ही गलत तरीके से हो गई है, क्योंकि वो तो ऐसे क्वेश्चन आ ही नहीं रहे हैं। उस समय मैंने एक यूट्यूब चैनल था, उस पर मैंने एक सर थे, वो गगन सर, जिनको आप लोग जानते ही हैं। तो उनके फिर वीडियो देखा, और तब मुझे लगा कि 2017 में जब नहीं हुआ है सिलेक्शन, तो अब हम क्या करेंगे, सिर्फ सिर्फ मैथ पर ही फोकस करेंगे, क्योंकि इंग्लिश मेरा 17 में भी अच्छा था। 157 थे शायद, 156। तो अच्छे था। तो मैंने सोचा कि इंग्लिश में थोड़ा बहुत अगर कम भी हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं। तो फिर मैथ मैंने गगन सर के वीडियोस देखना स्टार्ट किया, और अभिनय सर के भी कुछ वीडियो देखना स्टार्ट किया। बट मुझे क्लिक किया कि गगन सर से मेरा काम हो सकता है। बट 2018 सीजीएल मैंने गगन सर से थोड़ा पढ़ा, मतलब सर से नहीं पढ़ा, मतलब यूट्यूब पर थोड़ा पढ़ा। तो कॉन्फिडेंस तो आने लगा था टफ क्वेश्चन करने का। बट ऐसा हुआ कि जब 2018 वाला प्रीलिम्स हो गया, उसमें 156 आए, और फिर मेंस में ऐसा हुआ कि मेरा टफेस्ट शिफ्ट में पड़ गया, 13 सितंबर वाली। तो मैंने देखा कि जो सवाल थे 2017 वाले में वो टफ थे,
लेकिन उनका जो पैटर्न था वो दूसरे तरीके से था। और 2018 का जो मेंस था उसका पैटर्न टीसीएस उस समय कराने लगी थी, क्योंकि 2017 में केस हुआ था और टीसीएस के पास चला गया था पूरा काम। तो टीसीएस ने क्या किया, सारा कैलकुलेशन बेस्ड कर दिया, तो टफ क्वेश्चन नहीं रह गए, वो कैलकुलेटिव हो गए। 2018 वाले में मेंस में मेरा 13 सितंबर में पड़ा और 110 मार्क्स आए, और मैं फाइनली मतलब फाइनल तो हो गया, मतलब फाइनल पहुंचते पहुंचते आउट हो गया, मतलब मेंस पास हो गया, फिर डिस्क्रिप्टिव दिया, टाइपिंग दिया, सब कुछ हो गया, बट फाइनली आउट हो गया कुछ मार्क्स से। और अगर मैंने जेएसओ की तैयारी की होती तो हो सकता है जेएसओ में हो जाता। मेरा दोस्त एक हर्षित श्रीवास्तव था, उसका सेम चल रहा था, बट उसने जेएसओ में प्रीलिम्स में उसके अच्छे थे तो वो जेएसओ दे पाया था, और उसका सिलेक्शन जेएसओ में हो गया था। तो वो तो एक अलग बात है, बट जब ये दोनों बार मेरा नहीं हुआ ना, तब मैंने मैथ के लिए फिर गगन सर का जो कोर्स है उसको परचेज किया किसी से, और उस कोर्स से मैंने तो ओपनली बोलता हूँ कि मैंने गगन सर के कोर्स से ही पढ़ाई की। और मुझे तो ऐसा लगता है ना कि क्वेश्चन ज्यादा करने से इम्पोर्टेंट ज्यादा ये है कि आप जो क्वेश्चन करो वो क्वालिटी के क्वेश्चन हो, फालतू के क्वेश्चन करने का आपका टाइम भी वेस्ट होगा और आपको फायदा भी बहुत कम होगा। कुछ टीचर्स का ऐसा रहता है कि वो आपको सरल सरल सवाल पढ़ा के आपका टाइम वेस्ट कराएंगे, लेकिन कोई फायदा नहीं होगा। तो मैंने गगन सर के पीडीएफ भी डाउनलोड किए, लैपटॉप का फुल यूज किया, उसमें लॉकडाउन भी था, तो उससे मैंने मैथ की बेसिक और सारी चीजें काफी स्ट्रांग कर ली थी। तो मैथ ही सिलेक्शन दिलाता है, और इंग्लिश का तो वैसे भी ज्यादा दिक्कत नहीं थी, क्योंकि मैंने इंटरमीडिएट से ही इंग्लिश पर थोड़ा नॉवेल और ये सब चीजें, नॉवेल तो नहीं पढ़ता था बट अखबार में जो एडिटोरियल ये सब आता है वो पढ़ता था। तो ऐसा हुआ कि मैथ में फिर मैंने 2017 और 18 में एक और गलती की थी, वो किसी ने मुझे समझाया कि तुम मॉक नहीं देते हो, मॉक की वजह से दिक्कत हो रही है। फिर मैंने अच्छे से मॉक भी दिया था। तो सुपर मॉक्स जो रेमो सर ने निकाला था, और मुझे लगता है सुपर मॉक्स बहुत अच्छे मॉक्स होते हैं, टेक्स्ट बुक का भी अच्छा है, सबका अच्छा है, बट सुपर मॉक्स मैंने दिया, वो हमें काफी अच्छा लगा। तो फाइनली उससे मैंने 100 मार्क्स मॉक्स दिए होंगे, करीब 100 या 110। जो मैंने पहली दूसरे अटेम्प्ट में मॉक न देने की गलती की थी, वो इसमें गलती को मैंने सुधारा और फाइनली अच्छे मार्क्स आ गए। जी जी जी। तो अभी फाइनली आप जीएसटी इंस्पेक्टर बन गए एंड अभी जल्दी ज्वाइन भी करने वाले हैं। तो आपका अल्टीमेट गोल क्या रहेगा जो आपने सोचा होगा कभी कि हाँ मुझे ये बनना है? या बचपन में हम अक्सर सोचते थे कि कोई डॉक्टर, कोई पुलिसमैन, कोई इंजीनियर या समथिंग लाइक दैट। आपको कोई एम रहा है क्या, या अभी वो चेंज हुआ है? देखिए, ऐसा है ना कि एम तो हम लोगों के रहते ही है, बट ये है कि शुरुआत में बचपने में जो एम होते हैं वो कैलकुलेटिव नहीं होते, हम समझ नहीं पाते हैं कि हम लोगों का एम होना क्या चाहिए। बट ऐसा था कि मुझे ऐसा लगता था कि मुझे वर्दी पहननी है, यूनिफॉर्म जॉब करनी है। तो कोई ऐसा बोलता रहता था कि आर्मी ज्वाइन कर लो, बट अभी लगता है कि आर्मी में सोल्जर बनना से ज्यादा सही है आप एनडीए सीडीएस से सेलेक्ट हो। तो मैंने जब 10th 12th किया तब मुझे ये बात समझ में आने लगी कि वर्दी पहनना इंपॉर्टेंट नहीं है, वर्दी पर सितारे कौन से हैं ये इंपॉर्टेंट है, और आपको कौन सा बैज मिला है। तो जब ये समझना स्टार्ट हुआ तब फिर मैंने एनडीए का पेपर दिया। और मैं ये सोचता था, वैसे मेरा एम अगर कहें तो मुझे सिविलियन जॉब से ज्यादा डिफेंस जॉब में जाने का थोड़ा था। बट उस समय चश्मा लग गया था तो सब लोग बोले कि चश्मे में हो सकता है मेडिकल रिजेक्ट हो जाओ, तो मैंने सही से ध्यान नहीं दिया। बट मेरा एक बार एनडीए दिया था तो एनडीए पास हुआ, फिर एसएसबी भी दिया, उसमें फेल हो गया। फिर मैंने सीडीएस का भी पास किया, फिर एसएसबी देने नहीं गया। फिर मैंने ये सोचा कि जब हमें यूनिफॉर्म ही लेनी है तो क्यों ना एसएससी में जो इंस्पेक्टर से यूनिफॉर्म मिल रही है और सितारे भी मिल रहे हैं तो हम उसकी तैयारी करके उससे ले लेते हैं। क्योंकि इसमें क्या होता है कि सीजीएल में आप तैयारी करोगे, आपकी तैयारी हो जाएगी, आपका सिलेक्शन नहीं होगा तो आप कहीं और भी सेलेक्ट हो जाओगे। बट एनडीए सीडीएस में क्या है कि आपकी जैसे एज निकल गई फिर आप कहीं और डिफेंस की जॉब में नहीं जा पाओगे। तो एनडीए सीडीएस में तो फिर मैंने ये सोचा एसएससी में जॉब भी ले लेंगे, अगर इसमें सिलेक्शन नहीं होगा तो कुछ और भी कर सकते हैं। और साथ साथ मुझे लगता है कि जो क्राइटेरिया होती है मेडिकल की या फिर इस तरीके की फिजिकल मेडिकल की, वो डिफेंस में थोड़ा टफ है, और सिलेक्शन रेट इन बेसिस पर जो रिजेक्ट होते हैं वो ज्यादा होते हैं, इसमें इतना होता नहीं है। तो फिर मैंने ये सोचा कि अब यूनिफॉर्म ले लेना है और फिर एसएससी से क्यों नहीं ले ले। तो मैंने फिर एक्साइज इंस्पेक्टर का ही सोच लिया था, और 4-5 साल से मेरा यही एम था। और फिर मैंने सोचा था कि हो सकता है कि आगे अगर टाइम बचेगा तो सिविल की करेंगे या फिर यूपी पीसीएस की करेंगे। बट मुझे लगता है कि एक टाइम आने के बाद आप अपनी लाइफ को भी मजे से जीने की जरूरत समझेंगे, और मुझे लगता है आप लाइफ को फुल अच्छी तरीके से जीना भी जरूरी है।
तो हो सकता है आप तैयारी ना कर पाए। जी जी, सही बात है कि आप एम एक बना के चलो, वहां तक अगर आप पहुंच पाओ तो बहुत ही अच्छी बात है। नहीं भी पहुंच पाए तो अगर आपने शिद्दत से मेहनत की है तो आप जरूर कहीं ना कहीं अच्छी जगह सेटल हो जाएंगे। एंड एक बार सेटल होने के बाद आपको अपनी लाइफ पे भी ध्यान देना चाहिए कि सोशल लाइफ भी है आपकी, एंड वो भी आपको अच्छे से मजे से जीनी चाहिए। यस। प्रिंस जी, फिर से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, आपने अपनी ड्रीम जॉब पा ली है एंड आपने हमें अपना इतना समय दिया, उसके लिए भी धन्यवाद। कोई आप खास मैसेज जो अपने व्यूवर्स को देना चाहेंगे, या जो इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए कोई खास मैसेज हो आपके पास, तो आप जरूर बताएं। देखिए, मैं तो एक बात ये बताना चाहूंगा, और खास तौर पर आपके लिए भी और आपके व्यूवर्स के लिए भी। मैं आपको लगता है कि मुझे 2019 से चैनल पर अपडेट देते हैं, और आप भी काफी सिंसियरली आप अपना काम करते हैं। तो अल्टीमेटली मेरा कहने का तो ये चीज है, अल्टीमेटली कहने का ये मतलब है कि जो भी काम करो सिंसियर तरीके से करो। सिंसियर तरीके से करोगे तो कभी ना कभी सक्सेस मिल ही जाएगी। तो मैंने ये देखा, जिस तरीके से आप सिंसियरली काम करते हैं, आप अपडेट देने का काम कर रहे हैं, तो आप उस पर फोकस्ड हैं। तो उस तरीके से लाइफ में फोकस्ड रहना चाहिए। और एक चीज और भी है, अगर आपको ऐसा लगता है कि फोकस्ड न रहने से कुछ काम बन जाएगा तो आप बना लीजिए। लेकिन अगर फोकस्ड नहीं होके कुछ काम बिगड़ता है तो फिर आप किसको गलती देंगे? तो मैं तो ये कहूंगा कि जैसे कोई एम आपका है, अगर वो आप एम पूरा करना चाहते हैं तो आपको तो सही ढंग से फोकस करके ही उस पे लगे ही रहना पड़ेगा। जैसे मेरा है, 2017-18 में नहीं हुआ, 19 में हो गया। ऐसे ही करके आपका एक बार नहीं होगा, दो बार नहीं होगा, कभी ना कभी तो हो ही जाएगा। बट ये है कि परसिवरेंस, हार्ड वर्क, इन सब चीजों को लगातार लगे रहना चाहिए। और एक बात, कि एक रैट रेस में नहीं लगे रहना चाहिए, कि जैसे बहुत सारे लोग हैं, एक बार सेलेक्ट हो गए, दूसरे जोन में गए, दूसरी पोस्ट पर गए। तो मैं ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि आप एक रफ्तार में ना बने रहिए, कि एक बार एग्जाम पास कर लिया तो जीएसटी इंस्पेक्टर ले लिया, फिर प्रिवेंटिव ऑफिसर ले लिया, फिर कहीं सीएसएस में चले गए। तो ऐसे इस तरीके से सीट भी वेस्ट होगी, किसी और का हक भी जाएगा, और आप सीट भी बर्बाद कर दोगे। तो इन सब चीजों के पीछे मत पड़िए कि मुझे दिखाना है कि मैंने इतनी बार सिलेक्शन ले लिया। और जिन लोगों का भी सिलेक्शन जैसे मान लीजिए कि 2400 ग्रेड पेपर हो जाए, फिर वो 1800 1900 इन सब ग्रेड पे को छोड़ दीजिए, जिससे कुछ छोटे लोगों का भी हो जाए, और आप भी खुश रहोगे, वो लोग भी खुश रहेंगे। क्योंकि सब लोग जब खुश रहेंगे तभी तो एक अच्छा समाज, अच्छा देश बन पाएगा। और आप सभी लोग सब्सक्राइब कर लीजिए अपने ये गुरुजी का स्कूल चैनल पर, और ये आगे समय में जब इनका भी सिलेक्शन हो जाएगा सीजीएल में, सीएचएसएल में, तो ये भी और आपको डिटेल्स देते रहेंगे। तो अभी एमटीएस पर ही फोकस थोड़ी रहना है, क्योंकि लाइफ में प्रोग्रेस जरूरी है, बट जी जी रेट रेस नहीं जरूरी है। जी जी तो जब सिलेक्शन होगा या फिर तैयारी करेंगे तो आगे आपको सीजीएल सीएचएसएल से भी रिलेटेड जानकारियां मिलेंगी। और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए अच्छे से। व्यूवर्स को बेस्ट ऑफ लक भी बोलते हैं, कि आपका भी सिलेक्शन किसी न किसी जॉब में हो जाए, और जिससे कि आप अपने परिवार वालों को मतलब खुश देख पाए, जैसे जी मैंने अपना घर पर देख। जी। हमारी आपसे एक रिक्वेस्ट है प्रिंस जी, कि आप जब भी डिपार्टमेंट में जाएं एंड आपको मौका लगे तो किसी हवलदार का जरूर आप इंटरव्यू लीजिएगा, क्योंकि अभी सीबीएसई में हवलदार की पोस्ट भी हैं। एंड कैंडिडेट्स में काफी डाउट्स हैं कि कैसी वो पोस्ट है, एमटीएस के बराबर ही है या कुछ काम डिफरेंट है, प्रमोशन वगैरह में खास इश्यू है। क्योंकि सब जानते हैं कि हवलदार से पहले आपको एलडीसी बनना पड़ेगा, देन आपको टीए बनना पड़ेगा, काफी लंबा प्रोसेस है। तो ये आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप जब भी जाएं तो प्लीज अपने चैनल पे एक इंटरव्यू जरूर डालिएगा। एंड हम रिक्वेस्ट करते हैं अपने व्यूवर्स से कि इनके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इंस्पेक्टर तिवारी नाम से इनका चैनल है, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक मिलेगा एंड वीडियो के टाइटल में भी मिल जाएगा, तो प्लीज उसे जरूर सब्सक्राइब करें। देखिए, हम इस पर ये कहना चाहेंगे कि अभी जब हम कुछ दिन पहले भोपाल गए थे, तो ऐसा था कि एक हवलदार से मेरी मुलाकात हुई थी, बट मुझे उतना आइडिया नहीं था कि ये पोस्ट आने वाली है। तो हवलदार, मुझे ऐसा अभी तक तो लगता यही आया है कि एमटीएस लेना ज्यादा सही रहता है, क्योंकि वो प्रॉपर सिविलियन जॉब है। और जी जो हवलदार है उसमें कभी कभी ऐसा रहता है कि आपको वर्दी मिलेगी मगर स्टार नहीं रहेंगे, तो थोड़ा इन्फेरिटी का भी रहता है। और किसी भी डिपार्टमेंट में लोवेस्ट पर हो, लेकिन यूनिफॉर्म जॉब में ऐसा होता है कि थोड़ा आपको बहुत ही ज्यादा सीनियोरिटी और सुपीरियोरिटी, इन सब चीजों की थोड़ा फीलिंग आ सकती है। तो एमटीएस ज्यादा मुझे लगता है प्रेफरेबल है। पर फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि इन दोनों के डिफरेंस को एक इंटरव्यू में दिखाने की कोशिश करूं। फिर से आपका एक बार धन्यवाद करते हैं हम कि आपने अपना इतना समय दिया, एंड आपको ढेर सारी शुभकामनाएं।
आपके उज्जवल भविष्य के लिए। एंड आपको प्रणाम करते हैं, धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार, धन्यवाद। आपको भी बेस्ट ऑफ लक। आपका भी सिलेक्शन सीजीएल 2022 से हो जाए इंस्पेक्टर के लिए। जी धन्यवाद।